हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे वैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस, हर एक चीज ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, सब्जेक्टिव हो या जैसा भी हो, शुरू से लेके अंत तक रहेगा। यानी जितना भी चैप्टर है टोटली हम देखेंगे कि क्या आपको कंफ्यूजन ना हो पाए और एग्जाम में बन पाए। ये समझिए अंतिम क्लास है इकोनॉमिक्स के लिए। अब क्या होगा आप लोग के लिए कि इससे अब बेहतर क्लास नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन से देखेंगे कि सामान्य किसी देश का, ध्यान समझेगा, सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो क्या प्रति व्यक्ति आय पर, क्या औसत साक्षरता पर, क्या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, क्या उपरोक्त सभी पर बाबू, क्या सभी पर। अगर हम बात करें तो किस पर हो जाएगा, तो सभी पर, क्योंकि देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा तो जनरली विकास करवे करेगा देश। देश जनरली विकास कब करेगा कि जब उसका प्रति व्यक्ति आय, यही नहीं उसका साक्षरता, यानी देश के जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं वो पढ़े लिखे हों तो और विकास करेगा। यही नहीं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छा होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें कि निम्नलिखित में पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज के किस देश की स्थिति भारत से अधिक है, तो श्रीलंका का। श्रीलंका जो देश है, हम लोग की इस विकास की स्थिति से इसका विकास क्या है, अधिक है। क्या है बाबू, अधिक है। कुछ नहीं पता है तो इतना पता कर लेंगे कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेपाल का क्या है, तो काठमांडू है। क्या है बाबू, काठमांडू। अगर बात करें श्रीलंका का, श्रीलंका का क्या है जाएगा, तो श्री जयवर्धने कोटे। क्या हो जाएगा, श्री जयवर्धने क्या हो जाएगा, कोटे। किसका राजधानी, तो श्रीलंका का राजधानी क्या हो जाएगा, तो श्री जयवर्धने कोटे। श्री क्या हो जाएगा, जयवर्धने कोटे। क्या याद रहेगा या नहीं याद रहेगा। पाकिस्तान का सब कुछ जानता है बाबू, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है या नहीं। अगर बात करें कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, ध्यान समझिएगा बोर्ड पर, किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। कितना है बाबू, 5,000 रुपए है। समझ आ रहा हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है या नहीं। कितना है, 5,000। अगर कहने का हमारा मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 और क्या है 7,000 और 3,000 रुपए हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। ठीक है, परिवार की प्रति व्यक्ति आय को 5,000 है। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे सबको, 4,000 प्लस में 7,000 प्लस में 3,000, और चौथा का मान लेते हैं x। बटा में जो को रहता है तो उसे क्या करते हैं, भाग देते हैं। कई को परिवार है, 4 को। 4 7 11, 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 प्लस में x, गुणा करेंगे 5 में 4 से, 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 नहीं है, 14,000 है बाबू। 14 नहीं समझेंगे, 14 क्या, 1000। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। x बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस में 14,000, यानी उसका कितना हो जाएगा, तो 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 6,000। क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है इसमें, क्या 6,000 है, 6,000 बाबू। कंफ्यूजन ये कैसे आंसर आया, क्या कंफ्यूजन है बाबू, आगे देखिएगा। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, और इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमा क्या है। ध्यान समझिए, हम क्या कर रहे हैं कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड, तो क्या समझे आप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि विश्व के जो बैंक है विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं है तो क्या है, कैसे जो कोई बैंक है विश्व बैंक, और विश्व बैंक जो है वर्गीकरण करता है बैंकों का किस मापदंड पर, तो ध्यान से समझेंगे बाबू कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख दंड बना देता है। कि किसी भी देश की आय क्या होता है, तो आय पिछले क्लासों में बताए हैं आपको कि आय क्या है, तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्यों के योग को क्या कहा जाता है बाबू, तो क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। आय यानी राष्ट्रीय आय।
देश की आय यानी कहने का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय क्या होता है, आय होता है। क्या कंफ्यूजन है आपको, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है, और कम आय है तो देशों को क्या कहता है, कम विकसित आय समझता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की जरूरतों की सभी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बात सही है बाबू, जिसकी आय अधिक है अपनी जरूरत की हर चीज ले लेगा, या जो आवश्यकता है वो हर चीज खरीद सकता है, और जिसके पास नहीं है वो कंबाइन करेगा, यानी सोचेगा कि खरीदे या ना खरीदे, सोचेगा कि आखिर फिर कैसे हम आगे अपना व्यतीत करेंगे जीवन। ठीक है, तो विश्व बैंक जो है ये आधार मानता है, आय मानता है। ठीक है, सीमाएं ध्यान समझिएगा। और क्या आपको लिए कि यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी इसके बारे में समझ लीजिएगा। यूएनडीपी, यूएनडीपी क्या समझ में आ रहा है, हम क्या करें, यूएनडीपी समझ में आ रहा है, जो यूएनडीपी है बाबू। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। विकास के लिए मापदंड कौन, यूएनडीपी के द्वारा, तो लोगों का स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय। यानी कहने का हमारा अर्थ है कि पूछेगा क्वेश्चन से, यूएनडीपी के लिए किसी भी देश के विकास के लिए कई को नियम देखा गया, मैंने मापदंड, तो लोगों का स्वास्थ्य भी देखना जरूरी है, शैक्षणिक स्तर देखा गया, प्रति व्यक्ति आय देखा गया, ये तीनों देखा गया। क्या क्या देखा गया बाबू, तो देखा गया आप उसका क्या, कि लोगों का स्वास्थ्य, शैक्षिक और प्रति व्यक्ति आय, तीन चीज देखा गया। किसके अकॉर्डिंग बाबू, किसके अकॉर्डिंग, तो यूएनडीपी के अनुसार। अगर कोई पूछे कि देश की जो आय यानी विकास कैसे कर रहा है, किस आधार पे देखा जाए, तो उसका शिक्षा अच्छा होना चाहिए देश के लोगों का, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य के साथ साथ क्या अच्छा होना चाहिए, तो स्वास्थ्य के साथ साथ उसका अच्छा होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय। क्या होना चाहिए बाबू, प्रति व्यक्ति आय अच्छा होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन है, आगे देखिए। हम औसत प्रयोग क्यों करते हैं, ये प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी हम औसत का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय जोड़कर बटा में जितना लोग होते हैं, क्यों औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है और औसत के माध्यम से निकाली जाती है। हम क्या बोले कि औसत के माध्यम से ही प्रति व्यक्ति आय निकाले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी देश विकसित हो या नहीं, उसको पहचान करने के लिए मात्र क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय मापदंड माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय याद है आप लोग को, क्या याद है या नहीं याद है बाबू, क्या याद है या नहीं याद है, ध्यान से देखिएगा, ये जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। पंजाब में 2002 या 3 के अकॉर्डिंग पंजाब में प्रति व्यक्ति कितना था, तो 26,000 रुपया। कितना था, 26,000 रुपया। केरल का कितना था, तो 22,800। केरल का कितना था, 22,800। और बिहार का सिर्फ 5700 था। बिहार का सिर्फ 5700। ये भी याद रखेंगे कि बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य। बिहार में सबसे अधिक लड़कियों की मृत्यु होती है, बालिका शिशु का, जो छोटे बच्चों में गर्भ में ही मार दिया जाता है, सबसे पहले बिहार में ही होता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला भी याद रखेंगे कि अगर बात करें कि शिक्षा के में, तो बिहार ही पीछे है। किसमें है, बिहार में। लिंगानुपात में भी यही है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं है, क्या कंफ्यूजन है बाबू, आगे देखिएगा। भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ऊर्जा जो है भारत क्या करता है, इस्तेमाल करता है, तो नॉर्मल से कोयला भी यूज करता है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोत। बाकी ये सब नहीं है, खुद से समझना है कि कोयला रेलों में, कोयला का प्रयोग ईंधन में, खाना बनाने में या ईंटों को पकाने में वगैरह में किया जाता है। जैसे खनिज तेल का उपयोग डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब हो गया। प्राकृतिक गैस में हो जाएगा कि जैसे कि कोई भी गैसों का पाइपलाइन के सहारा दूर दूर से उपयोग किया जाता है, उसमें भी इकोनॉमिक सिस्टम जुड़ा है। कहने का मतलब है कि जैसे कि तेल है, तो तेल मान लीजिए कि हम कहीं दूर से, जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह है, मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये आ रहा है और यहाँ पटना है। ठीक, पटना से तेल आ रहा है, हमेशा आता है, डेली समझिए। बताइए कितना खर्च होगा कि नहीं होगा,
तो ये खर्च को हटाने के लिए होता क्या है कि आरा से लेके पटना तक पाइपलाइन बिछा दी जाती है। क्या बिछा दी जाती है बाबू? पाइपलाइन बिछा दी जाती है, आरा से लेकर कहां तक? पटना तक। अब डेली भाई तेल खर्चा नहीं ना, गाड़ी आएगी जाएगी। अब पाइप बिछ गया तो एक बार चालू होगा तो पाइप में तेल आ जाएगा, आ रहा खर्चा तो नहीं ना लगेगा। डेली का खर्चा बच गया, जिंदगी भर के लिए बच गया। एक बार पाइपलाइन बिछ गया तो यही पाइपलाइन बिछाया जाता है तेलों के लिए। अब ये नहीं कि दूर दूर से क्या किया जाए, तो दूर दूर से गाड़ी को आए जाए ले जाए, भाई खर्च तो लगेगा उसमें। इसलिए होता क्या है कि पाइपलाइन बिछा दिया जाता है। क्या कंफ्यूजन है बाबू? कंफ्यूजन है या नहीं? तो जनरली ये हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें हम कुछ ऐसा जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है, वहीं सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि 2 चैप्टर में, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछेगा, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई? सेवा क्षेत्र के रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि तो नहीं हुई है, ध्यान समझिएगा। यहाँ आंसर दिया है आपका, नहीं हुई है कहने का मतलब कि अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान नहीं वृद्धि हुआ है, लेकिन जो रोजगार है, लोक इच्छाएं बढ़ाए, ठीक है। ख है, श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। किसमें श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते बाबू? तो कृषि में। कृषि में क्या होता है कि श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है? क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों का रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो संगठित प्राप्त होती है। क्या हो जाएगा आपको? संगठित। क्या हो जाएगा बाबू? भारत में संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़ी या छोटी। भारत में बात करें तो बड़ी संख्या में श्रमिक हैं, मतलब ज्यादा भारत में श्रमिक हैं। कपास क्या है? तो प्राकृतिक उत्पाद है। प्रकाश क्या? कपास का मतलब क्या समझते हैं? वो फसल वाला कपास। जो कपड़ा एक क्या है? प्रकाश। ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक बार क्या कोई कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण भी होता है कपास में? होता है या नहीं? कपास में प्रकाश संश्लेषण होता है ना बाबू, पेड़ पौधा है तो होगा ही, ठीक है। साइंस में ढुका इसमें। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है, जबकि कपड़ा जो प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित नहीं है तो बी निर्मित दिया है आपका। मानव नहीं तो क्या देगा? ऑप्शन में बी निर्मित देगा। क्या देगा? बी निर्मित, ठीक है। ध्यान समझिएगा, सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। यहां है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार विभाजित है। सार्वजनिक और निजी का आधार क्या है? तो आर्थिक गतिविधि के आधार पर, यानी ख हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। एक वस्तु अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन तो किस में आ जाता है? तो प्राकृतिक से उत्पादन होगा तो किस में आएगा? तो प्राथमिक में आएगा। किस में आएगा बाबू? प्राथमिक में आएगा, ठीक है। यहां देखिए, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं होगा। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योगफल जीडीपी कहलाता है, ठीक है। सभी वस्तुओं में क्या हो जाएगा? सेवाओं, यानी क हो जाएगा। जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 2003 के अनुसार अगर बात किया जाए तृतीय क्षेत्र में तो 70% हो गई थी। यहां देखिए, कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या है? तो कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याएं हैं, ध्यान समझिएगा। कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित समस्या है, पहला असिंचित भूमि, दूसरा है फसलों का कम मूल्य, तीसरा हो जाएगा कर्ज भार, मंदी काल में रोजगार का अभाव, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को, अगर कोई कृषि लाइन में है तो उनके लिए ये 500 क्या है कठिनाइयां हैं। सबसे पहले कि भूमि जो है वो बेहतर ढंग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फसल जो होता है कम मूल्य मिलता है, कर्ज का भार होता है और रोजगार का अभाव होता है। जैसे कि मान लीजिए कृषि किया तो ठीक है भाई, जिस समय कृषि हो रहा है उस समय ठीक है, अब पर जिस समय नहीं हो रहा है तब। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारी अनाज बेच देते हैं क्योंकि उन पर कर्ज लगा रहता है। जैसे हम देखते हैं कि जब अनाज होता है तो उस समय सस्ता रहता है और उसी समय किसान बेचता है जब उसका उत्पादन हुआ। इससे हुआ क्या कि इससे वो
कम, जैसे कि खर्चीले के अभाव में बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा रहता होता नहीं। अब किसान है, अनाज हुआ, जैसे मान लीजिए अभी धान का दिन है, तो धान हुआ तो तुरंत वो क्या करेगा, बेच ही देगा, तुरंत बेच दिया, रुका नहीं, क्योंकि रुकेगा तो उसको महंगा बिकेगा, पर रुकता नहीं है ये पैसों के अभाव में। ठीक है, इसका उपाय क्या है बचने का, तो कृषि आधारित मिलों की स्थापना करना होगा, सहकारी विपणन की समिति करना होगा, सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली करना होगा, नहर निर्माण कराना होगा, और कम ब्याज पर बैंक द्वारा पैसा देना होगा। किसको, तो कृषक यानी किसानों। तब क्या होगा, तो तब जाके कृषक जो है उनको अच्छा खासा क्या होगा, मुनाफा होगा। क्या समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप। असंगत की पहचान करें और बताइए, असंगत और कारण बताइए। पर्यटन निदेशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार, इसमें कौन अलग है बाबू, तो देखिए धोबी, दर्जी, कुम्हार, ये पर्यटन निदेशक क्या है, अलग है। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, तो शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ठीक है, ये सब बेचने वाला सामान नहीं है, पर सब्जी विक्रेता जो है क्या करेगा, वो सामान बेचने वाला होता है। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, डाकिया, मोची, सैनिक, सैनिक और क्या, पुलिस कांस्टेबल, मोची जो है अलग है। ठीक है, एटीएमएन, एटीएनएल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेलवे, ये घ का एटीएनएल हो जाएगा। ठीक है, जो क है देखिए यहां दिया है, उतना नहीं देखेंगे आप, बस वैसा देखेंगे जो आपके क्या हो, एग्जाम लायक हो। इस चैप्टर से यहां देखेंगे उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए कि जो आर्थिक क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है बाबू, आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो सब कोई जानता है आर्थिक क्षेत्र को 3 क्षेत्र में। ठीक है, पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक। इसको कृषि कहा जाता है, इसको उद्योग में माना जाता है, और चौथा को माना जाता है सेवा में। ये बातों को याद रखिए, प्राथमिक को कृषि क्षेत्र, द्वितीय को उद्योग, तीसरा को सेवा क्षेत्र माना जाता है। क्या कंफ्यूजन है आप, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, है या नहीं बाबू, है या नहीं। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी बिल्कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसाय में पाई जाती है, जैसे कि लोग काम करते हैं पर उसके बदले में पैसा वैसा उतना मिलता नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे कोई छोटा दुकान खोल के बैठ जाता है, चलता उलता नहीं, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हुआ। ठीक है, चलिए बात करें कि खुली बेरोजगारी क्या है, तो वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वह सारी श्रम शक्ति नहीं खपा पाता। अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु काम नहीं मिलता है, उसे क्या कहता है, खुली बेरोजगारी। क्या होता है, खुली बेरोजगारी। और तो प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आ गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हुआ, समझ में आ गया। क्या कंफ्यूजन है इसमें, देखिए तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, ये बातों को ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो तृतीयक क्षेत्र में अधिक लोग हैं, तृतीयक क्षेत्र में क्या है, अधिक लोग हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले की बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या थे, अधिक लोग थे, यानी कृषि क्षेत्र में। वर्तमान में किस क्षेत्र में अधिक है, तो वर्तमान में बात किया जाए तो किस में है बाबू, तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र में अधिक लोग हैं। सेवा क्षेत्र में क्या है, अधिक लोग हैं सेवा क्षेत्र में। क्या समझ में आ रहा है बातें,
आ रही है नहीं? समझ में आ रही है नहीं बाबू? आ रही है नहीं?